हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका अ फ्यू मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने प्रपोज किए हैं कुछ अमेंडमेंट्स इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो जानते हैं क्या है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और कौन सी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। राइट, शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्लीपी क्लासेस IAS इज़ नाउ ऑफलाइन ऑल्सो। अब हम ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे इन द चंडीगढ़ एरिया एंड देयर इज़ ओनली गोइंग टू बी वन बैच फॉर 2023। मतलब एक GS का बैच होगा, एक सोशो का और एक PSIR का एंड वन ऑफ CSAT। ठीक है, तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ऑन। क्लासेस 25 जुलाई से स्टार्ट होंगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो जानते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। देखिए, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका जो प्रियम्बल है वो कहता है कि ये एक्ट इंश्योर करेगी कि इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट हो और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो। ठीक है, अब वो कैसे इंश्योर करेगी? बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क होगा कि आप स्टडी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड एट द सेम टाइम आप एक रिस्पॉन्स भी का भी सिस्टम बना रहे हो। किस चीज़ को रिस्पॉन्स? कि अगर एनवायरनमेंट को कोई थ्रेट आता है तो हमें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम का फ्रेमवर्क भी ये एक्ट ही प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से इंश्योर करती है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम अगर कोई थ्रेट आता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस केस में क्या सिस्टम होना चाहिए, उसका भी फ्रेमवर्क ये देती है। तो मोटा मोटा इन्वायरमेंट इम्प्रूव कैसे करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और नाम से ही आपको पता चल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये बेसिकली जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, उसको कुछ पावर्स देती है कि वो कुछ ऐसी अथॉरिटी सेटअप करे जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स को प्रिवेंट करे। ठीक है, अब ये एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है, नॉइस हो सकती है, सॉइल हो सकती है एंड एट द सेम टाइम जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एरिया, उनको सॉल्व करने के लिए भी अथॉरिटी सेटअप करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स दी जाती हैं। अब ये जो एक्ट है ना, इसको माना जाता है अ रिस्पॉन्स टू भोपाल गैस लीक। भोपाल गैस लीक 1984 में हुई थी। अब ये जो गैस लीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचाएं। सो दैट इज़ वाई दिस एक्ट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स टू भोपाल गैस लीक। और उसके बाद इट इज़ इनैक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आई थी तो इसको साइन किया गया था अप्रैल 1986 में और ये इट केम इन टू फोर्स इन नवंबर 1986 एंड दिस इज़ इनैक्टेड एज पर आर्टिकल 253 जो कि एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को टू इनैक्ट लॉज टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइंड बाय द कंट्री। इस केस में कौन सा इंटरनेशनल अग्रीमेंट है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था 1972 में, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन इन्वायरमेंट विच फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंट। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और उस इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफ़ेक्ट देने के लिए इट इनैक्टेड दिस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, पहले भी ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट्स थी, जैसे वाटर एक्ट थी जो वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करती है, 1974 में आई। एयर एक्ट 1981 में आई। फॉरेस्ट एक्ट थी। लेकिन ये जो एक्ट है ना, ये स्पेसिफिक चीज़ों को एड्रेस करती है। एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं थी जो इन्वायरमेंट के सारे इश्यूज़ को एड्रेस करे। सो उस केस में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया था 1986 में एंड दैट इज़ द रीज़न इट वाज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन और कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, क्योंकि ये जो है ये सारी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी regime in
इन इंडिया, जो कि जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करती है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं या इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करती है और कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। तो एक तरह से ये जो लैक्यूने है जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में एग्जिस्ट करते थे इन इंडिया, उन सबको फुल एक तरह से ख़त्म करती है उन लैक्यूने को। It also provides coordination between central and state government, coordination between central and state authorities which have been established under environment, other environment related acts जैसे कि वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। ठीक है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। अभी अमेंडमेंट्स क्या है, देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ना कुछ प्रोविजंस है उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है। मतलब कि ना पहले क्या थी कि कुछ अगर आप इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को वायलेट करते हो और वो जो प्रोविजंस है इतने सीरियस नहीं है, ठीक है, दीज आर लेस सिवियर कॉन्ट्रावेंशंस, तो पहले ना अभी जो एक्ट एग्जिस्ट करती है उसमें इम्प्रिजनमेंट है इवन फॉर लेस सिवियर कॉन्ट्रावेंशंस। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ना ये कहते हैं कि जो लेस सिवियर कॉन्ट्रावेंशंस हैं उनके लिए आप मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकते हो, इम्प्रिजनमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बट हाँ अगर कोई सीरियस वायलेशन होती है तो उसके लिए क्या है, इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो पैसे इकट्ठे होंगे, क्योंकि मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी तो जो पैसे इकट्ठे होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, तो ये मोटी मोटी एक जो मेजर अमेंडमेंट है वो प्रपोज की गई है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें ना, अगर नॉन कंप्लायंस या कॉन्ट्रावेंशन होती है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो या तो वायलेटर को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 5 साल की या 1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये वायलेशन ना होती रहती है तो थोड़ा जो फ़ाइन है वो बढ़ जाता है, 5,000 हर रोज़ का फ़ाइन लगता है अंटिल द डे जो वो कॉन्ट्रावेंशन हो रही है। ठीक है, और अगर उसके बाद 1 साल से ज़्यादा जो वायलेशन है वो कंटिन्यू होती है तो ऑफेंडर को 7 साल की जेल भी हो सकती है। अब ये प्रेजेंटली जो प्रोविजंस है वो हैं, लेकिन अभी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है ना वो ये कहते हैं कि अगर वायलेशंस इतनी सीरियस नहीं है तो हम सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकते हैं, अगर सीरियस है तो इंडियन पीनल कोड के तहत जो एक्शन है वो लिया जाएगा और जो ये पैसे होंगे मॉनेटरी पेनल्टी के वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड में जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। अभी जो है सजेशंस मांगी गई हैं तो देखते हैं कितनी अमेंडमेंट्स इन्फोर्स की जाती हैं और एक्ट में तब्दील होती हैं। ठीक है, एंड लाइक आई सेड क्लासेस आर नाउ ऑफलाइन। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन बैच 3 भी अभी लाइव है। अगर आप सिर्फ कंटेंट का बैच लेना चाहते हैं, देखिए इसमें भी कंटेंट है, जीएस का सारे सब्जेक्ट्स, एसए का कंटेंट, करंट अफेयर्स मिलते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलता है, हर एक टॉपिक के बाद आपको चेक पॉइंट माइलस्टोन क्विज मिलते हैं और आंसर राइटिंग भी होती है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स लाइक मॉडल आंसर्स इन द पीडीएफ फॉर्म एंड वीडियो सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, बट अगर आप आंसर्स हमें लिख के भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं हम उसको इवैल्यूएट करें तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं, और अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो आप 24,999 का बैच ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, उसमें आपको कंटेंट, करंट अफेयर्स और डेली क्विजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, यू कैन मेक योर ओन बंडल ऑल्सो। एंड फाइनली अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स का कोर्स लें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही करंट अफेयर्स, और फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए और इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एनालिसिस रहता है। आपको डेली पीडीएफ के साथ मंथली कंपाइलेशंस भी मिलती हैं और अगर कोई रेलिवेंट पीवाईक्यू है वो भी डिस्कस किया जाता है। सो इन केस यू हैव एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।